क्योंकि मैक्सिमम जो मुझे लगता है वो यूट्यूब से ही आते हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से। कोई ऐसा बच्चा है जो किसी के सीनियर ने बोला कि यार फार्मा माइंड से पढ़ना, अच्छा पढ़ाते हैं बहुत। हाँ ऋषि, क्या नाम है आपके सीनियर का? सचिन सर, ओके, ग्रेट यार। बाकी लोग तो जीपैट के रिजल्ट के बाद ही आएंगे, क्योंकि जब उनके सीनियर्स क्वालिफाई होंगे तो वो जूनियर्स आएंगे अपने आप। लेकिन हाँ, अच्छा लगा आपसे मिलके। मोतिहारी एसएनएस कॉलेज, ग्रेट यार, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, ओके। कोई दिल्ली से है यहाँ पर? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से बहुत कम बच्चे होते हैं, महाराष्ट्र से ज्यादातर बच्चे होते हैं। दिल्ली से ही कौन है? अमन जी तिवारी। सर। और रोहन, आप दिल्ली से हो? कहाँ से हो दिल्ली में? साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, कहाँ से हो? उत्तम नगर। चलो बहुत बढ़िया है। अपूर्वा, जब हो जाए तो मुझे बता देना है। हाँ हो गया। चलो ठीक है, ओवर टू यू देन। ओके, सो आवाज वगैरह सब सही है? कुछ लैग तो नहीं हो रहा है ना? मेरे को तो परफेक्ट सुनाई दे रही है। बाकी लोग थम्स अप दे दो यार। मैम का भी थोड़ा एनर्जी बढ़ाओ, इतना मेहनत कर रहे हैं मैम आपके लिए। ओके। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन तो मेरा आपको मिल गया है, ठीक है। आगे जाते हैं हम। हाँ, सो जीपैट और नाइपर क्या होता है वो तो आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जीपैट ये एग्जाम जो होते हैं ना, फाइनल ईयर में दिया जाता है, और ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है आपके बाकी एग्जाम्स के लिए। जैसे नाइपर, नाइपर क्यों होता है? जैसे नाइपर, अलग अलग नाइपर्स है हमारे इंडिया में, टोटल 7 कॉलेजेस है, उसमें से भी मोहाली एंड हैदराबाद, ये जो है और एक अहमदाबाद, ये 3 जो है सुप्रीम है। बाकी 4 भी अच्छे हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिसर्च होता है और बहुत कुछ है। लेकिन ये जो 3 कॉलेजेस है, यहाँ पे आपको एमएस, उसके साथ एमबीए, ये दोनों की अपॉर्चुनिटीज है। ओके, तो ट्राई करना कि ये 3 कॉलेज हमारे टारगेट हो। ओके, सो ये हो गया जीपैट के बारे में। जीपैट में 125 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। ओके, 4 मार्क का एक होता है, 500 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब इसमें हमारा जो मेन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कितने मार्क्स का आता है और कितने क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो पूरा जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है वो टोटल अराउंड 40 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। तो अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में टोटल क्या क्या आ जाता है आपका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, ये सारे जो केमिस्ट्री के सारे सारे क्वेश्चन होंगे वो टोटल मिला के 40 होंगे। उसमें से 15 क्वेश्चंस, ठीक है, 15 से कम भी हो सकते हैं, थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, 1-2 का डिफरेंस आएगा। तो ये 15 क्वेश्चंस आपके आएंगे, मतलब आपके पूरे अराउंड 60 मार्क्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। ठीक है, 60 मार्क्स मतलब बहुत ज्यादा हो जाते हैं एक बंदे को क्वालिफाई करने के लिए या फिर डिस्क्वालीफाई करने के लिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी रैंक लाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना ऑर्गेनिक को छोड़ देते हैं, क्योंकि सबको डर रहता है उसका कि क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, या फिर बहुत लोगों को उसके साथ प्रॉब्लम होती है। सो हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे ताकि आप मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ऑर्गेनिक के सॉल्व कर पाओ, ठीक है, ताकि आपकी रैंक जो है वो बूस्ट हो सके। ये तो जीपैट के बारे में हो गया। इसके बाद नाइपर, नाइपर में भी अराउंड 50 क्वेश्चंस आप कंसिडर कर लो, केमिस्ट्री से आते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा नाइपर जो है डिजाइन कर रहा है नाइपर का पेपर, क्योंकि मोस्टली जो नाइपर के पेपर्स में क्वेश्चंस होते हैं वो उनके यहाँ पे जो रिसर्च होते हैं उस रिसर्च के बेसिस पे वो लोग कुछ क्वेश्चन देते हैं, जो कि आपका नॉर्मल जो पोर्शन होता है कोर सब्जेक्ट्स का। ओके, इसमें कुछ एमबीए के भी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा जनरल एप्टीट्यूड भी आता है, ये सब डिपेंड करता है। जैसे गुवाहाटी ने पेपर पब्लिश किया था तो उसमें ये सारा कुछ आया था। ओके, लास्ट टाइम जब हमारा टाइम था तब ऐसा कुछ नहीं था, तब खाली कोर सब्जेक्ट जो था उसी पे क्वेश्चंस थे। ओके, लेकिन हमें प्रिपेयर करना है वर्स्ट कंडीशन के लिए, तो इसीलिए आप ये जो सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो फार्मा माइंड्स में पढ़ाए जाएंगे उन सबको स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे अगर आप ज्वाइन होते हो तो। ओके,
सो नाइपर में हम प्योर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अगर कंसिडर करें तो वो 20 के आसपास हो सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्स के बारे में। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पे। ओके, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत सारे इजी भी है, कुछ कुछ डिफिकल्ट है। वो डिफिकल्ट इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारा जो बेसिक पोर्शन होता है वो क्लियर नहीं होता है। आपको तो पता है किसी भी चीज को बनने के लिए उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो टिकती है अच्छे से, है ना। सो इसीलिए आप एक एक चीज को क्लियर करते चलो और इसके साथ क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्व करते चलो। मतलब जैसे हम पढ़ाएंगे, आपका पूरा लेक्चर लिया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपके जो डाउट्स होंगे वो क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा सॉल्व हो जाएंगे और वो ज्यादा टाइम तक आपके ब्रेन में रहेंगे वो कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो हाइब्रिडाइजेशन एंड एरोमेटिसिटी, इस टॉपिक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन। ठीक है, और ये कंफर्म आते हैं, ये टॉपिक कभी भी नहीं छूटेगा, इससे आएंगे ही। ठीक है, सो इसको प्रिपेयर करना है। ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन और एरोमेटिसिटी पढ़ने से पहले हम एक थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स है, उसके बाद हम आगे जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वो कैसे होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कौन से टाइप्स के होते हैं। ओके, और हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसका ट्रिक क्या है वो पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हो जाने के बाद कुछ इसमें लिमिटेशंस या फिर कुछ एक्सेप्शंस है। आपको तो पता है ऑर्गेनिक में कितने एक्सेप्शंस होते हैं, तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे उनको पढ़ेंगे क्योंकि एक्सेप्शन से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट रहेगा आपका एरोमेटिसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि जो सिंपल चीजें होती है, कॉन्जुगेशन क्या है, डीलोकलाइजेशन क्या है, लोकलाइजेशन क्या है, ये जो बेसिक पोर्शन है उसको हम क्लियर आउट करते चलेंगे। फिर एरोमेटिसिटी क्या होता है, नॉन एरोमेटिक मतलब क्या, एंटी क्या होता है, उसमें अलग अलग रूल्स दिए हैं, उसके कुछ ये है, वो हमें सॉल्व करते चलना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है उसके एग्जाम्पल्स और मेन पोर्शन जो है क्वेश्चंस का, वो हम सॉल्व करते चलेंगे। तो ये रहेगा आज हमारा फ्लो जो हम पढ़ेंगे। ओके, सो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, रेडी हो? चलो 1 मिनट। एक मिनट देना मुझे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अभी। सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके, सो ये थ्योरी क्या कहती है, ये हमें बताती है कि जो भी शेप रहेगा किसी भी मॉलिक्यूल का वो कैसा रहेगा। ओके, जैसे अभी टेट्राहेड्रल पढ़ते हो, ऑक्टाहेड्रल पढ़ते हो, ये अलग अलग शेप्स है, तो वो किस तरीके से रहते हैं, किस बेसिस पे रहते हैं। ओके, तो इसके लिए कुछ पोस्टुलेट्स है। तो सबसे पहला, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
सो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आप सबको पता है, जो लास्ट के ऑर्बिटल में रहते हैं उनको बोलते हैं हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो वो आइदर बॉन्डेड हो सकते हैं या फिर नॉन बॉन्डेड हो सकते हैं। उसके बाद one pair of electron in the valence shell repel another pair of electron because they are negatively charged। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इन दोनों की रिपल्शन की वजह से ना जो शेप होता है वो चेंज होता है। ओके, अब ये दोनों जो होंगे वो रिपेल होंगे एक दूसरे से, और रिपेल होके वो अपने आप कुछ ऐसी पोजीशन में ऑक्यूपाई करेंगे जहां पे वो मिनिमम रिपल्शन शो करे, क्योंकि अगर रिपल्शन ज्यादा शो हो रहा है तो वो अनस्टेबल रहेंगे। ओके, तो उनको अपने आप को स्टेबल रखने के लिए वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि वहां पे वो मिनिमम रिपल्शन शो करे और वो वैसा स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई कर लेगा मॉलिक्यूल, ठीक है। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन द स्पेस so that they feel minimum repulsion। हो गया। उसके बाद ये जो थ्योरी है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे भी अप्लाई होती है। ओके, सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे क्या होता है, वहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो डीलोकलाइजेशन को हम आगे सीखेंगे। ओके, सो इस थ्योरी के अनुसार यहाँ पे जो लोन पेयर रिपल्शन होते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होते हैं और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होते हैं, उनका ऑर्डर कुछ ऐसा है, ठीक है। तो जो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, मतलब अगर समझो ये लोन पेयर है, ये दो लोन पेयर है, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, उस वाटर पे लोन पेयर है, तो इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा देन दी बॉन्ड पेयर के साथ जो होगा, ठीक है। बॉन्ड पेयर मतलब यहाँ पे H होगा, तो H और इस इनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो थोड़ा कम होगा इन ऑक्सीजन के लोन पेयर के हिसाब से। ओके, इसके बाद यहाँ पे और एक हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर है, तो ये दो बॉन्ड बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन होगा वो इससे भी कम होगा और इससे भी कम, मतलब सबसे ज्यादा कम होगा। ओके, सो क्या हो जाएगा, रिपल्शन कम होगा तो ये दोनों ना एक दूसरे के इतने पास आ जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये जो लोन पेयर है ये एकदम दूर दूर चले जाएंगे। तो ये इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉर्मल जितना होना चाहिए 109 उतना एंगल नहीं ऑक्यूपाई करता और शेप जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, अब देखो द शेप ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड डिवाइड्स इनटू कैटेगरीज। जैसे जब वहां पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो रेगुलर ज्योमेट्री रहेगी जैसे है वैसे। जैसे मीथेन, मीथेन में सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो उसकी जो ज्योमेट्री है वही रहेगी, ठीक है, इतना ही एंगल रहता है। ओके, उसके बाद लोन पेयर अगर प्रेजेंट रहता है सेंट्रल एटम के पास तो वो जो होता है रिपल्शन की वजह से उनका एंगल चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है अमोनिया, जहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और वाटर, ठीक है, ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। तो ये हो गया इस थ्योरी के बारे में। ओके, अब आगे हम आएंगे हाइब्रिडाइजेशन पे। वो एक बेसिक सा पोर्शन था जो आपने 12th में भी पढ़ा होगा। हमारा मेन पोर्शन जो होता है चालू वो यहाँ से होता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो मुझे बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन इस वर्ड से आपको क्या समझ में आता है। आप मैसेज कर सकते हो क्या हो सकता है। ठीक है, देखो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाँ, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर आपको किसी ने 4 लड्डू दे दिए, ठीक है, और समझो कोई बेसन का है, कोई बूंदी का है, कोई और कौन सा होता है, कोई खोआ का है, तो ये अलग अलग तरीके के लड्डू आपको दे दिए, ठीक है। अब सबका टेस्ट अलग अलग है, हमने क्या कर दिया, इन सबको फोड़ दिया और मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद 3 लड्डू बनाए, ठीक है, अब तीनों में तीनों फ्लेवर्स है, ठीक है, तो तीनों की एनर्जी, हम इस फ्लेवर्स को बोल सकते हैं कि एनर्जी, ठीक है। पहले सबका फ्लेवर अलग अलग था, मतलब सबकी एनर्जी जो थी अलग अलग थी हर एक ऑर्बिटल की, लेकिन जब इनको मिक्स किया, इंटरमिक्स किया, तो इंटरमिक्स करने के बाद क्या हो गया, इन सबका फ्लेवर या फिर सबकी एनर्जी है वो सेम हो गई, सारे ऑर्बिटल सेम हो गए और इनको एक नया नाम मिलता है। ओके, उसको बोलते हैं हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो वो उसके अलग अलग है, जैसे sp होता है, sp2 होता है, तो वो उसके टाइप हो गए। ओके, सो ये होता है बेसिक हाइब्रिडाइजेशन इस वर्ड का मीनिंग। अब आगे हम जाते हैं
कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स में पहला होगा एक्साइटेड स्टेट का फॉर्मेशन, फिर मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, उसके बाद ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन द स्पेस। अब देखो, हम एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का। ओके, हम एक एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद हम लॉजिक से फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। जैसे अब हम लेते हैं मीथेन का एग्जाम्पल। बता, मीथेन में जो कार्बन है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6। ओके, सो इसको हम अगर अरेंज करेंगे, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p वाला, इस हिसाब से अगर इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 2। ठीक है, तो पहले इसमें आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें आ जाएंगे 2, फिर आ जाएंगे 2। ओके, अब ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होगा ना, ये ग्राउंड स्टेट है, इसके जो वैलेंस, ये है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसमें क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन जब होगा तब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वैकेंट p ऑर्बिटल के पास आएगा। इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है p, क्यों नहीं रहा, ठीक है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसके पास आ जाएगा। ओके, अब इसका जो एक्साइटेड स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो इस तरीके से हो जाता है, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस 2s को और इस 2p को मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इंटरमिक्सिंग। ठीक है, तो पहला हमने स्टेप क्या पढ़ा, पहला पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, जो कि ये था, एक्साइटेड स्टेट बन गई। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का इंटरमिक्सिंग होगा। अब यहाँ पे इंटरमिक्स होके ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस तरीके से बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो इसका है, हाइड्रोजन का। ठीक है, इसके पहले वाला जो स्टेप है वो ये है, लिख लो। यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये हो गए आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, अब इनका जो एनर्जी होता है, सबका एनर्जी सेम होता है, पहले डिफरेंट था, 2s का एनर्जी कम था, p का ज्यादा था, लेकिन अब इंटरमिक्सिंग के बाद सबका एनर्जी क्या हो गया, सेम हो गया, सिमिलर हो जाता है। ओके, अब क्या हो गया, इन सबके पास 4 वैकेंसीज है, मतलब इनके पास 4 हाइड्रोजन अगर जाएंगे तो ये फुल होके एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, CH4 मॉलिक्यूल बन जाएगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ओके, सो यहाँ पे ये बन गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन का लेंगे। अब आ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1s1। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, इनके साथ ये कर लेगा पेयरिंग या फिर शेयरिंग, जो भी है। तो ये एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो ये 4 डिफरेंट हाइड्रोजन जो है आ गए। ओके, और ये बन गया हमारा CH4 मॉलिक्यूल। ओके, अब इसका ओरिएंटेशन कैसे रहेगा ये भी डिपेंड करेगा, है ना। तो चारों ने, हाइड्रोजन ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया और मॉलिक्यूल बना दिया CH4। इसके बीच में कोई बॉन्ड एंगल भी होगा। ओके, सो जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्रीज। ठीक है, 109.5 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल होता है। अब ये आगे हम सबको एक एक करके देखेंगे कि किसमें कैसे होता है। ओके, और इसका जो शेप होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। ओके, क्लियर है यहाँ तक। इस तरीके से शेप होता है इसका। रुको एक मिनट, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे से, और इधर साइड से एक होता है।
ऐसे टेट्राहेड्रल शेप में दिखता है। यहाँ पे कार्बन नहीं है, बीच में कार्बन होगा, ऐसे 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 टेट्राहेड्रल शेप होता है, ठीक है। सो ये हो गया मीथेन के बारे में। आगे बढ़े। कुछ नहीं, हमें क्या करना होता है, पहले नॉर्मल अगर हमें थेरोटिकल क्वेश्चन का आंसर देना है समझो, सो पहले हम क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो जिसमें उसका नॉर्मल जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसको। ओके, उसके बाद उसका जो एक लास्ट वाला ऑर्बिटल, जैसे यहाँ पे 2s है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को जम करके ये हला दिया हमने। ओके, फिर वो मिक्स हो जाएंगे, इंटरमिक्स होके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। अब इनमें सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा जो स्टेटिस्फाई होगा किसी भी दूसरे एटम के साथ। जैसे मीथेन बनाना है हमें तो हमने हाइड्रोजन को लिया है, तो वो हाइड्रोजन शेयर करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल बन जाएगा मीथेन। ओके, इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 होता है और शेप जो होता है इसका टेट्राहेड्रल होता है। अब इसमें और बहुत सारे बाकी है, वो हम देखते हैं। देखो, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो यहाँ पे टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है। और जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनती है वो बनती है 2। समझ ही जाएगा आपको, s और p 2 है तो 2। sp2 जो होता है उसमें आ जाएंगी 3 ऑर्बिटल। ओके, इसका जो शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका होता है लीनियर, ठीक है, क्योंकि ये तो 180 एंगल है, इसका सीधा ही हो जाएगा। अब देखो, 3 है, sp2 है, 1 2 3, 2 p और एक s, मतलब हो गया 3 sp2। अब इसमें ट्राइंगल से याद रखना, 3 जब sp2 रहेगा तब ट्राइगोनल रहेगा, उसका एंगल है 120 डिग्री, ठीक है, ऐसे याद करते चलो। अब नेक्स्ट आते हैं टेट्राहेड्रल पे। यहाँ पे कितने हैं, 4 ऑर्बिटल्स है। टेट्रा मतलब कितना होता है, 4, तो ये हो गया टेट्राहेड्रल। और इसका तो जग जाहिर है कि 109.5 डिग्री एंगल होता है इसका, तो ये तो बिल्कुल नहीं भूलना, आप ऐसे दिमाग पे छाप दो अपने, ठीक है। उसके बाद आता है sp3d, इसमें आपके 5 है ऑर्बिटल, तो ये हो गया आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल का कितना, 3, बाइपिरामिडल का 2, ये हो गया 5। इसका एंगल होता है 120 आ रहेगा, 90 रहेगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज sp3d2, ये हो गए 6। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम कि ऑक्टाहेड्रल क्यों लिखा हुआ है ना, कि वो क्यों नहीं है, तो एक्सेप्शनल केस समझ लो। एंगल आपको याद रखना है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि ऐसा क्यों है। उसके बाद इसका एंगल है 90। उसके बाद आता है sp3d3, इसमें है 7, ये है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, इसके एंगल है 72 एंड 90, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दे रही हूँ, sp2 ऑर्बिटल्स लीनियर, उसके बाद 180 डिग्री इसका एंगल रहेगा। ओके, नेक्स्ट है sp2 ट्राइगोनल प्लानर, 120 एंगल रहेगा। sp3 टेट्राहेड्रल, 109 डिग्री एंगल रहेगा। sp3d5 ऑर्बिटल्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड 120 एंड 90 एंगल होगा। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, 90 एंगल रहेगा। ओके, उसके बाद sp3d3, इसमें 7 ऑर्बिटल होंगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, 72 एंड 90 इसका एंगल होगा, ठीक है। घुस गया क्या दिमाग में आपके, चेक करो। ऐसे दिमाग में इतना ये होना चाहिए था कलर्स, अगर हमें याद हो गया तो वो ऐसे ग्रीन शो करे, नहीं कुछ भी याद नहीं हो रहा तो रेड शो करे, थोड़ा थोड़ा जा रहा है तो येलो शो करे, है ना, तो जल्दी समझ में आता, ठीक है। सो क्लियर है, आगे जाए। ममता, आपको क्वेश्चन है। दीपक साहू, लेट आए हो क्या। ठीक है,
समझ गया? लास्ट में एक बार हम रिवाइज कर लेंगे पूरा लेक्चर, ठीक है? तब देख लेना। ओके, चलो तो आगे जाते हैं। अब आते हैं मसालेदार चीज पे जिसकी हमें बहुत जरूरत होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ओके, सो इसमें क्या करना है आपको, बस काउंटिंग करनी है। काउंटिंग करो, हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। काउंटिंग करो, हाइब्रिडाइजेशन आपके हाथ में। लेकिन काउंट भी क्या करना है वो भी मैटर करता है, ठीक है? तो एक होता है सिग्मा बॉन्ड, सबको पता होगा, ठीक है? एक होता है पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड होते हैं उसमें। एक अगर डबल बॉन्ड का केस आता है तो एक होता है पाई, एक होता है सिग्मा, ठीक है? तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है? पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, जो जल्दी टूट जाता है। ओके, सो उसके बाद एक चीज आती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? जैसे नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गए लोन पेयर्स, ये हो गया इंट्रो। अब इसके बाद हमें काउंट क्या करना है, देखो कभी भी काउंट करना है सिग्मा बॉन्ड क्या है सेंट्रल एटम का। जब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे किसी भी सेंट्रल एटम का, अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हमें काउंट क्या करने हैं, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे और अगर वहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो उनको भी काउंट करेंगे, ठीक है? इन दोनों को काउंट करके इसका मारेंगे टोटल। टोटल करके जो आएगा वो होंगे आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो अभी हमने पढ़े। अब उस नंबर ऑफ ऑर्बिटल से आप हाइब्रिडाइजेशन बता दो क्या है, sp है, sp2, sp3, s4 क्या है, जो भी है, ठीक है? तो इसके कुछ एग्जांपल्स है। जैसे पहला ये है, इसमें देखो ये सेंट्रल एटम है, इसके पास ये जुड़ा हुआ ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड हो गए, मतलब ये हो गया sp, ठीक है? अब इससे आप बता सकते हो इसका एंगल कितना होगा, इसका शेप क्या होगा, लीनियर शेप होगा, सारी चीजें खुल गई। कुछ नहीं, बस आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर काउंट करने। अगर लोन पेयर नहीं है तो सिग्मा बॉन्ड जितने हैं उतने पे ही आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ठीक है? अब ये तो मिथेन है, ये तो पता ही है, 1 2 3 4। कोई जरूरत नहीं है हमें इतना सब कुछ वहां पे करने की पेपर के दौरान कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा वहां जाएगा कहाँ जाएगा, ठीक है? सीधा सीधा स्ट्रक्चर को खोल के लिख दो, काउंट करो नेक्स्ट स्टेप में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, टोटल करो और आंसर लिखो। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला, ठीक है? इसमें आपका आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब यहाँ पे कौन सा आएगा जो हमने एक्सेप्शन पढ़ा था, ऑक्टाहेड्रल शेप वाला, है ना? sp3d2, ठीक है? इसका जो एंगल रहेगा वो रहेगा 120 एंड सॉरी इसका 90 है, सॉरी इसका है 90। ओके, कळलं का मुलांनो? ठीक है, ये हो गया। अभी आते हैं कुछ एक्सेप्शंस पे। ओके, सो जैसे मैंने बोला था अमोनिया, अमोनिया का स्मेल सबको पसंद है? प्रैक्टिकल्स किए हैं आपने? चलो अमोनिया का स्मेल लेके देखना, अगर कोई किसी ने अगर बैचलर्स में प्रैक्टिकल नहीं किए होंगे या फिर मास्टर्स में, ठीक है? किए तो सभी ने होंगे, एक बार ट्राई करना, ठीक है? तो ये है अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया के हम पहले काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है? पहला स्टेप 1 ये वाला सिग्मा बॉन्ड, 2 3, 3 हो गए। अब ये चौथा है लोन पेयर, ठीक है? तो ये हो गए 4, 4 माने sp3। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है? अब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। तो इसका एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 0.5, ठीक है? इतना होना चाहिए था, लेकिन क्या है यहाँ पे लोन पेयर आ गए। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कुछ ना कुछ रिपल्शन होगा, ठीक है? तो ये क्या होंगे, ये हाइड्रोजन का पोजीशन नॉर्मली यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये थोड़ा सरक के यहाँ आ जाएगा, ये थोड़ा सरक के यहाँ आ जाएगा, ठीक है? इसलिए इसका जो एंगल होता है वो रिड्यूस हो जाता है और हो जाता है 107, ठीक है? कितना हो जाता है, 107 हो जाता है।
अब नेक्स्ट है वाटर का भी सेम केस, इसमें तो 2 है, तो 2 में तो और ज्यादा घटेगा, तो इसीलिए इसका जो एंगल हो जाता है वो 104 हो जाता है। और इसी का शेप, 2 लोन पेयर होने की वजह से इसका शेप जो हो जाता है वो वी शेप, यानी ऐसा शेप हो जाता है, या फिर बेंड शेप या फिर एंगुलर शेप, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है, हाँ और एक चीज यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे कोई वी टाइप का शेप आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे पिरामिडल शेप होता है, एक ही लोन पेयर है, पिरामिडल शेप होगा। ओके, बाय पिरामिडल ऑक्टाइडल वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं, पिरामिडल, अमोनिया पिरामिड पे रखा था। ओके, तो क्या हुआ, अमोनिया पिरामिड पे रखा था, इससे याद कर लो कि पिरामिडल शेप होता है। ओके, अब वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है, वी शेप या फिर एंगुलर शेप। अब नेक्स्ट है ये स्ट्रक्चर्स, इसमें भी आप देखोगे 1 2 3, ये लोन पेयर, ये हो गया sp2, इसका भी शेप वी, बेंड शेप, एंगुलर शेप। अब इसमें जो क्लोरीन एटम है इसके भी लोन पेयर है और इसके भी लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर आपस में और ज्यादा रिपल्शन शो करेंगे, इसीलिए इसका जो एंगल होगा वो बहुत ज्यादा कम हो गया 85, है ना, जो हमने पहले सबसे पहले थ्योरी में पढ़ा था कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो ये है। ओके, क्लियर। अब कुछ और है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी आपका जो ये है सल्फर, इसमें डबल बॉन्ड्स है, तो इसमें से हमें सिर्फ क्या काउंट करना है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा ही काउंट करना, गलती से भी पाई बॉन्ड को काउंट मत कर लेना, ठीक है, सिग्मा। सो 1 2 3, ठीक है, एक तो पाई है, इसमें से 3 सिग्मा हो गए sp2, इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर, 120 इसका एंगल। उसके बाद आता है हमारा ये क्या है, कार्बोकटायन। ओके, या फिर इसी को बोलते हैं कार्बोनियम आयन, ठीक है, कार्बोनियम आयन और कार्बोकटायन। अब यहाँ पे देखना कैसे आएगा ना, नॉर्मल ये है हमारा CH3 प्लस, काउंट करना 1 2 3, हो गया sp2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में आता है, ट्राइगोनल प्लेनर इसका है 120। अब नेक्स्ट है ये होता है आपका कार्बो अनायन। अब देखो यहाँ पे एनायन है, कार्बो एनायन, और यहाँ पे नियम है, दोनों नाम को सेम मत समझ लेना और सेम मत कर लेना, ये गलती बहुत बार होती है, इसलिए ध्यान देना। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, ये हमारा CH3 माइनस है। अब ये माइनस है मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो माइनस का मतलब इसने किसी से दो इलेक्ट्रॉन जो है वो उधार लेके रखे है अपने पास, तो हम उसको काउंट करना भूल नहीं सकते ना, वहां पे कभी भी लिखा नहीं होगा, लोन पेयर्स भी आपको शो नहीं किए होंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि वहां पे है। ओके, तो जैसे ये दिया हुआ है 1 2 3, 3 काउंट कर लिया हमने सिग्मा, लेकिन इसके पास ये माइनस चार्ज है, एक माइनस चार्ज मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको भी काउंट करेंगे, ये हो गई फोर्थ वाली। ओके, तो इसलिए वो हो जाएगा sp3, इसका हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ओके, आ गया, समझे। देखो मैंने आपको बोला था कि कुछ कुछ चीजें एक्सेप्शनल आपको पढ़नी पड़ेंगी, है ना, तो वो जैसी है उसको वैसे पढ़ो, उसमें अगर आप डेप्थ में जाओगे तो थोड़ा और कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, आप मुझे अगर हम इसको और एलेबोरेटली पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं आपको पर्सनल में आप मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगी, ठीक है, फिर हम एक बार क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। But in exam we didn't counted the lone pair and said that the shape will be
why we are not calling water as a shape of triangular, but in case of ammonia we didn't counted the lone pairs and said that हमने काउंट किए थे, हमने अमोनिया में भी काउंट किए हैं। एक मिनट देखो, देखो यहाँ पे 1 2 3 और ये जो लोन पेयर होता है ये चौथा लोन पेयर है, ठीक है। इसको फोर्थ काउंट किया है हमने, ये हो गया sp3। वाटर में देखोगे 1 2 ये दो लोन पेयर हो गए, 3 4 ये हो गया sp3। तो काउंट तो किया है हमने सबको ही। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको लोन पेयर वहां पे दिए नहीं रहे होंगे, ठीक है। अब ये अमोनिया का स्ट्रक्चर जो है आपको मैंने ऐसे लिख के दिया है, पेपर में पता है कैसे आएगा, ऐसे आएगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है CH3 का ऐसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे बस सपोज, तो आपको तो पता ही नहीं लगेगा ना यहाँ पे लोन पेयर है या नहीं है। आपको ये खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है ना। अब ये जो CH3 का हमने बोला, यहाँ पे देखो CH3 जो होता है, देखो CH3 जो है CH4 है समझो। पहले CH4 ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इसके पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। रुको ये भी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही लगेगा, इजी में ही जाते हैं। एक है CH3 प्लस, एक है CH3 माइनस, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन, इसको बोलते हैं कार्बोनियन। ये दोनों होते हैं इंटरमीडिएट। ये आप SN1 SN2 में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो समझो, इसने अपने जो कार्बन है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर दिए, किसी को दे दिए, ठीक है। तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो कम हो गई, माइनस चार्ज घट गया, तो इसके ऊपर प्लस आ गया। इस CH3 ने क्या किया, CH3 मॉलिक्यूल ने किसी से इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिए। अब ले लिए मतलब प्रोटॉन्स भी है यहाँ पे प्रेजेंट समझो, न्यूट्रॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा हो गए, इसलिए यहाँ पे माइनस चार्ज आया। तो माइनस चार्ज आया मतलब लोन पेयर, हमेशा माइनस चार्ज होगा तो लोन पेयर आपको समझना है। अगर एक चार्ज दिया हुआ है तो एक लोन पेयर, अगर 2 माइनस दिया हुआ है तो आपको ऐसे कंसिडर करने पड़ेंगे, 3 माइनस दिया हुआ है तो आपको ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको एरोमेटिसिटी में काम में आएगा। तो इस तरीके से होता है, इसलिए हमने उसको 4 काउंट किया, 1 2 3 4। प्लस में आपको कोई ऐसी चीज नहीं आएंगी, प्लस में जितना है उतना काउंट करके निकलो, वहां पे कोई लोन पेयर देखने की जरूरत नहीं है, ओके। तो इसीलिए ये ऐसा है। ओके करण, आई होप मैंने आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश की है, तो हुआ होगा, ओके। अब कुछ आपके लिए होमवर्क है। अब यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये और ये, इन सब का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। किसका क्या क्या होता है, हर कार्बन का और नाइट्रोजन का, और उसके साथ ये इसका भी। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आप, मुझे पता है, कर लोगे। इसमें आपको जैसे यहाँ पे हम इसको काउंट करेंगे लोन पेयर को, इसमें भी लोन पेयर्स को जो है हमें काउंट करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी, और इस तरीके से उसका हाइब्रिडाइजेशन देंगे। उसके बाद ये है CH3CN। अब CN को कैसे लिखेंगे, ऐसे, ओके। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, इस वाले कार्बन का भी और इस कार्बन का भी और इस नाइट्रोजन का भी। तो इन सबका हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना आना चाहिए। निकाल पाओगे या फिर एक्सप्लेन कर दूं? हाँ, नाइट्रोजन पे हमेशा लोन पेयर होगा, ठीक है। कैसे होगा वो देखो, बता देती हूँ।
नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, है ना। 2 5 इसका जो हम नॉर्मल ऑर्बिटल वाला कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। ओके, तो 5 इसके लास्ट वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है। 3 इसकी क्या है, वैलेंसी है ना, मतलब ये बॉन्ड्स बनाता है 3 वैलेंसी। अब बची दो चीजें, अब ये दो चीजें उसके सर पे घूमती रहती है, दैट इज अ लोन पेयर। तो इसको कभी भूलना नहीं है आपको, ठीक है, समझिए, समझोगे, सब समझ गए। ओके, अब आते हैं आगे, कर लोगे ना क्वेश्चन सॉल्व। क्या किया, एक मिनट, sp3d2 नहीं, ऐसे नहीं करना है, देखो ऐसे नहीं, इसका बता देती हूँ, पहले वाले का बता देती हूँ, सेकंड कर लेना, देखे। अब देखो, यहाँ पे है कार्बन, इधर है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। अब हमें सबको काउंट करना है, समझो। हाइब्रिडाइजेशन कभी भी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का नहीं निकलता, किसी एक एटम का निकलता है हमेशा। अभी हमने जो डिस्कस किया वो हम बोल रहे थे ना, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम, 1 2 3, और इसके लोन पेयर ये हो गए 4, नाइट्रोजन का हो गया sp3। अब आते हैं इस वाले कार्बन पे, कार्बन का काउंट करेंगे, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है एक, यहाँ पे दूसरा। अब ये मत बोलना कि मैम हमने तो वो काउंट कर लिया, काउंट आपको फिर भी करना है, कार्बन का है ना, अभी कार्बन का 1 2, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो ये हो गया कार्बन का भी sp3। अब इस वाले का भी सेम आएगा, 1 2 3 4, इसका भी सेम, इसका भी सेम, सबका सेम आ जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इसके बाद इसमें आपको कैसे काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, ये हो गए 4, तो ये भी हो गया sp3। ओके, इसके बाद इस वाले कार्बन का कैसे करोगे आप, एक, यहाँ पे दूसरा, ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होंगे एक, तो ये तीसरा, तो इस तरीके से इसका आ जाएगा sp2, समझे। ऐसा हाइब्रिडाइजेशन निकालना है हमें। ये जो आपने निकाला समीर, ये गलत है, इसको हम अच्छे से अभी अभी पढ़ लिया, ओके, समझ गए। ओके, गुड। अब इसमें जो स्पेशल पॉइंट्स, मतलब इस पे से क्वेश्चंस हमेशा आए हुए हैं, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है, कार्बोकटायन, कार्बोनियम और कार्बिन, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, कार्बोनियन का sp3, अमोनिया का sp3, ओके, वाटर का भी sp3। अब ये वाला जो एक है वो आप सॉल्व करेंगे, इसमें मुझे कार्बन का, इस कार्बन का और इस नाइट्रोजन का, ये तीनों का हाइब्रिडाइजेशन करके बताना, ओके। ओके, सो यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को दिक्कत, क्या क्या पढ़ा हमने, सिग्मा बॉन्ड सबको समझ में आ गया है, लोन पेयर सबके दिमाग में आ गया कि क्या होता है, ओके। अब आगे हम पढ़ते हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। यहाँ पे हमारा 45 मिनट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आ गए हैं, ओके। किसी को कोई परेशानी नहीं है अब तक, एक मिनट, हाँ, तो इसका पहले वाले का आ जाएगा sp3, ठीक है, इसका आएगा 1 2, इसका आ जाएगा sp, इसका आएगा 1 2, sp, हाँ, सही है, ओके। चलो, तो अब आते हैं हम एरोमेटिसिटी की तरफ, ओके। एरोमेटिसिटी पढ़ने से पहले हमें थोड़ा इसका बेसिक पोर्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है।
सबको पता है लोन पेयर क्या होते हैं, अभी अभी बता दिया। लोन पेयर डबल बॉन्ड ऐसे होते हैं, इसमें सिग्मा होता है, एक पाई होता है। सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज को ऐसे शो करते हैं, नेगेटिव। और ये फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमेशा दो होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री रेडिकल, जो हाईली एक्टिव होता है, बहुत अनस्टेबल होता है। जैसे अभी आप हो, ठीक है, बहुत अनस्टेबल, बहुत चुलबुलाहट होती है आपके माइंड में, है ना। सो आप सभी क्या हो, फ्री रेडिकल्स हो। लेकिन इस एनर्जी का कहीं सही जगह यूज होगा तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ओके, तो समझो और जीपैट पे फोकस करो अभी। ओके, हाँ, अब आते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब होता है, ये बताने से पहले सब लोग कुछ भी कर रहे होंगे तो जरा उसको छोड़ो और इस पे फोकस करो, ठीक है। कोई चाय पीते हुए पढ़ रहा होगा, कोई खाते हुए पढ़ रहा होगा, कोई कुछ करते हुए पढ़ रहा होगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि ये अगर नहीं समझ में आया तो ये बिल्कुल नहीं समझेगा, एरोमेटिसिटी ही समझ में नहीं आएगा, और फिर से वो रिपीट करना मतलब बाकियों के लिए प्रॉब्लम होती है। ओके, सो कॉन्जुगेट सिस्टम मतलब होता है अल्टरनेटिवली में कुछ चीजें आना। जैसे इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड, माइनस चार्ज, ठीक है। या फिर ये हो गया। इसके आगे अगर स्ट्रक्चर देखो, फिर से डबल आया, फिर प्लस आया, फिर फिर सिंगल आया, फिर डबल आया। देखो अल्टरनेटिवली कुछ जो चीजें हैं वो रिपीट, यहाँ पे फिर से डबल चाहिए। जैसे डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेटिवली क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। यहाँ पे भी डबल है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे समझो माइनस चार्ज आ गया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड फिर से देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है अल्टरनेटिवली, एक के बाद रिपीट हो रहा है। तो जब ऐसी सिस्टम आती है उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट सिस्टम। इसमें आप लोन पेयर्स भी काउंट कर सकते हो, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, प्लस चार्ज, लोन प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड जो होता है वो किसी भी, ये जो हमने ये सारे पढ़े हैं ना, इन सब के बाद जो होता है वो डबल बॉन्ड रिपीट होना चाहिए अल्टरनेटिवली, तब उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ओके, समझे। ओके, अब आते हैं लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन क्या होता है। लोकलाइजेशन से जो बॉन्ड बनता है वो बनता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। डीलोकलाइजेशन से बनता है पाई बॉन्ड। अब ये जो होते हैं जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन पे पढ़ा कि लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर क्या बनाते हैं, मतलब ये लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। मतलब ही क्या करते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, क्योंकि हमने उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर दिया है ना, तो वो सिग्मा की तरह हो गए। एक केस आता है जब हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ओके, इसको काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तब इसको हम बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन। अब कब काउंट करना है कब नहीं करना है वो आगे है। ओके, तब ये बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये तब क्या करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। रेजोनेंस मतलब क्या होता है, चार्जेस का रोटेट होना, यहाँ से प्लस है अंदर जाएगा बाहर आएगा। ओके, ऐसे ऐसे देखा होगा आपने स्ट्रक्चर, तो ये घूमते रहता है और इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस। और इस घूमने को क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये करते हैं और ये घूमते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, इनको ये पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और लोकलाइज वाले जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ओके, अब देखो कि होता कैसे है, मतलब होता क्या एग्जैक्टली exactly? जैसे ये है हमारा स्ट्रक्चर, इसके पास, इस नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे पहले कॉन्जुगेशन समझते हैं क्या होता है।
मैंने आपको बोला था कुछ डबल बॉन्ड जो अल्टरनेटिवली आएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये है डबल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड आया, फिर से सिंगल बॉन्ड आया, फिर से डबल बॉन्ड आया आया, यहाँ पे फिर से सिंगल बॉन्ड आया, मतलब कंप्लीट क्या है, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट देयर। अब यहाँ पे ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ठीक है। अब ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का तो कोई काम ही नहीं है, ये हो गई लोकलाइज्ड। अब क्यों काम नहीं है बताती हूँ, यहाँ से समझेंगे। अब इस वाले स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ है सिंगल बॉन्ड, यहाँ है डबल बॉन्ड, फिर आएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और फिर से सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे तो डबल चाहिए था, मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन जो है वो ब्रेक हो रहा है किसी पॉइंट पे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये भी कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है तो, है ना, ये भी तो है। कैसे है देखो कि जैसे यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस वाले नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो इस वाले स्ट्रक्चर में डबल सिंगल, अब इस सिंगल के बाद इस लोन पेयर को काउंट करो, लोन पेयर सिंगल, फिर से कॉन्जुगेशन आ गया, देखो क्या हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लोन पेयर आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, देखो ये एक टाइप का कॉन्जुगेशन है, ये एक टाइप का कॉन्जुगेशन है, मतलब अल्टरनेटिवली चेंज हो गया, ओके, समझे, ये हो गया कॉन्जुगेशन, तो हमने इसको काउंट कर लिया कॉन्जुगेशन में, ये इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में चले गए। अब ये इलेक्ट्रॉन जब कॉन्जुगेशन में जाएंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होंगे, ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे इसको, अगर समझे। तो इसका जब आगे हम पढ़ेंगे ना, जो हाइब्रिडाइजेशन मतलब अगर आपको सिंपल एक हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया तब क्या करना है, और एरोमेटिसिटी में हाइब्रिडाइजेशन जब हम करते हैं तब क्या करना है, वो उसके लिए है ये वाला, ओके। तो उस वाले हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अब अभी अलग रखो कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है क्या नहीं करना, ओके, वहां तो आपको सारे ही काउंट करने हैं। यहाँ पे मैं बता रही हूँ जब एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है कि उस लोन पेयर को कब काउंट करना है, तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे क्योंकि हमें चाहिए कॉन्जुगेशन दिखाना, कंप्लीट कॉन्जुगेशन चाहिए, है ना, तो चेक करना अगर लोन पेयर से कॉन्जुगेशन बन रहा है तो कॉन्जुगेशन है, अगर लोन पेयर नहीं है वहां पे तो कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब वो एरोमेटिसिटी के इसमें नहीं आएगा, ओके। तो ये हो गए कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन और इसमें इस इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, मतलब ये इन्वॉल्व हुए। अब यहाँ पे देखना डबल सिंगल, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है हमें इसके, ये बिना इलेक्ट्रॉन्स के ही पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, मतलब ये हो गए लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इनका डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, समझा गया यहाँ पे, यहाँ तक सबको समझ में आया, यस नो थम्स अप दे दो। ओके चलो अब आते हैं एरोमेटिसिटी के क्राइटेरिया पे, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये तीन चीजें आएगी, ओके। अब इन तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है और उससे हमारे आंसर पे या फिर मतलब हमारे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले एरोमेटिक वाला, एरोमेटिसिटी के लिए आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा हमेशा साइक्लिक चाहिए, मतलब बंद चाहिए, ओके। रिंग होना इज कंपलसरी फॉर एरोमेटिसिटी, खुला स्ट्रक्चर का कुछ नहीं होगा भाई, खुला स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, उस पे किसी का जोर नहीं है। स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, साइक्लिक चाहिए। उसके बाद स्ट्रक्चर चाहिए प्लेनर, प्लेनर इन द सेंस एक प्लेन में होना चाहिए, मतलब एक्स वाई में है तो वो एक्स वाई में ही होना चाहिए, कोई ऐसे 3D नहीं होना चाहिए कि वो प्लेन के बाहर आ रहा है ऐसे, है ना, वो एक प्लेन में होना चाहिए। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, वो तो पेपर पे है लिखा, है ना, या फिर हमारे स्क्रीन पे, हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्लेनर है या नहीं है। सो इसके लिए एक चीज है, बवाल चीज हमारे पास, तो क्या करना है हमें, वहां के हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हर एटम का हम जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, अगर सबका सभी एटम्स का sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो
हम उसे बोलेंगे कि ये प्लेनर है, ठीक है। अगर सबका sp2 आता है तब हम उसे बोलेंगे प्लेनर है। हाँ, यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस है, ओके, तो वो आगे आएंगे तो वो आपको बता दूंगी कि एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे वो sp2 तो होता है, जब एनुलिन वाला स्ट्रक्चर बनता है ना, एनुलिन जहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वहां पे वो सबका आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन उसका जो ज्योमेट्री होता है ना, उसके इतने सारे एटम्स की वजह से वो ज्योमेट्री प्लेन में नहीं आ पाती, तो वो प्लेन से बाहर जाता है और एक बोट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो उस केस में हम उसको एरोमेटिक नहीं बोलते, उसको नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, ओके। तो वो तो बाद में, ओके। तो ये सेकंड हो गया कि वो प्लेनर होना चाहिए, मतलब सारे एटम्स जो होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। नेक्स्ट होता है कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए। कंप्लीटली कॉन्जुगेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, आपको अल्टरनेटिवली चीजें बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो चीजें साथ में आ रही है, ओके, दो चीजें कभी साथ में नहीं आनी चाहिए, दो दो डबल बॉन्ड तो ऑब्वियसली कभी नहीं आएंगे, ओके। सिंगल बॉन्ड रिपीटेटिवली साथ में नहीं आने चाहिए, तो अगर आता है तो समझ जाना कि कॉन्जुगेशन नहीं है, टूट चुका है, ओके। उसके बाद लास्ट कंडीशन जो है हकेल रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसने हकेल रूल्स को फॉलो करना चाहिए, मतलब उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पाई इलेक्ट्रॉन्स का अकाउंट 4n+2 होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे n आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब इन शॉर्ट आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, उनका टोटल कुछ इस तरीके से आना चाहिए 2 6 10, मतलब वो 4 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। 6 कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, 10 कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, ओके। 2 6 10 14 ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा नहीं, सिग्मा हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे, ओके। ये हो गया एरोमेटिक के बारे में। नेक्स्ट आता है नॉन एरोमेटिक, चलो इसके पहले इसका एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अभी ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे हमने इसको डीलोकलाइजेशन में पढ़ा था, है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा तब इसके नाइट्रोजन के हम लोन पेयर को काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। अब जैसे स्ट्रक्चर है हमारे पास, पहला जो पॉइंट है इट शुड बी साइक्लिक, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यस इट इज साइक्लिक। नेक्स्ट है प्लेनरिटी देखनी है हमें और कॉन्जुगेशन देखना है, तो दोनों को साथ में देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस कार्बन से शुरू करेंगे, इस कार्बन से शुरू करेंगे, इसके पास है एक हाइड्रोजन, इसके पास है एक हाइड्रोजन, इसके पास एक है, इसके पास एक है, और इस नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे लोन पेयर्स भी है ना, तो सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, मतलब देखो चीजें क्या है, अलग है, सिंगल बॉन्ड के बाद कुछ और नई चीज आ रही है, कभी रिपीटेटिवली सिंगल बॉन्ड नहीं है, ओके। तो सिंगल, लोन पेयर, सिंगल, तो इनको हम काउंट कर देंगे अभी एज अ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्यों पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किया है मैंने, क्योंकि कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहा है ये, है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन कब काउंट करेंगे, जब ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा, ओके। अब यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो पहले क्या देखना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है या नहीं देखना है, सेकंड इसमें देखना है कॉन्जुगेशन है या नहीं देखना है। कॉन्जुगेशन होगा तो लोन पेयर को आप अंदर ले लोगे, मतलब कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो अंदर ले लोगे और उसको कॉन्जुगेट कर दोगे, ठीक है। अब ये लोन पेयर हो गए कॉन्जुगेशन के हवाले, अब ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। कब, जब एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब, अगर आपको प्योर हाइब्रिडाइजेशन वाला पूछा है तो आप उसको काउंट करना, ठीक है। तो अब ये वाला काउंट करते हैं sp2 वाला, तो यहाँ पे देखो ये कार्बन है, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये सेकंड सिग्मा बॉन्ड, ये थर्ड सिग्मा बॉन्ड, हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया sp2। इस वाले कार्बन में भी 1 2 और ये 3, यहाँ पे भी sp2, सेम चीज यहाँ पे भी sp2 है और यहाँ पे भी sp2 है, सब में sp2 है। अभी हमारा बचा नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन में कैसा है उसको ध्यान देंगे। देखो नाइट्रोजन के पास एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, और यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ आ गया, हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड। अब नॉर्मली जब हम नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते थे तब हम उसका लोन पेयर जो है वो काउंट करते थे। क्यों काउंट करते थे, क्योंकि तब वो किसी कॉन्जुगेशन में नहीं होता था, वो लोकलाइज होता है, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नल ले बैठे हैं वो, ठीक है, इनको कोई काम नहीं, तो इनको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते थे। लेकिन यहाँ पे भाई साहब तो पहले से ही किसी और के हवाले है, कॉन्जुगेशन में हिस्सा ले रहे, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 3 का बन गया sp2, खलास।
तो इसलिए ये sp2 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 हो गया सबका, ये हो गया कंप्लीटली प्लेनर स्ट्रक्चर। गॉट इट। नेक्स्ट लास्ट वाला जो है दैट इज नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने वो काउंट करने। अब हम इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, ठीक है। अब आपको और मजा आएगा। देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने, सिग्मा को नहीं काउंट करेंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 1 2 3 4 हो गए 4। अब ये नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है, अब तक जब तक वो हाइब्रिडाइजेशन में थे तब तक वो थे सिग्मा। अब लेकिन जब वो यहाँ पे आ गए कॉन्जुगेशन में आ गए तो ये बन गए पाई। तो ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, नीचे लिख दो एरोमेटिक, खत्म बात। ठीक है, समझा। नाम से पता चल रहा है एरोमेटिक है या नहीं है, खुला है भाई वो हेक्साट्राइन, है ना। कोई साइक्लो वाइक्लो तो लगा नहीं है उसके आगे पीछे, तो वो एरोमेटिक कैसे होगा शिमो, है ना। वो होगा नॉन एरोमेटिक। समझे, स्ट्रक्चर समझ में आया सबको। ठीक है, देखो जैसे ये है साइक्लिक होना चाहिए कंप्लीट। असाइक्लिक जैसे ये वाला बोला तूने 135 हेक्साट्राइन, इसमें ये एक खुली चेन है, ऐसे 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 लिखते हैं हम इसको, इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, ये ओपन है, ओपन चेन नॉन एरोमेटिक, पहली कंडीशन में खलास काम। नेक्स्ट होता है मस्ट बी प्लेनर। अब प्लेनर होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको जैसे बोला था साइक्लो ऑक्टेट्राइन वाला एग्जांपल, जो टब शेप होता है या फिर बोट शेप भी बोल सकते हैं, बोट जैसा शेप है ना, बोट शेप होता है, ठीक है। ये एनुलिन रिंग जैसा है, ये नॉट एरोमेटिक है, तो ये एक्सेप्शनल केस है, ये आपको बता दिया गया है यहाँ पे कि ये एक्सेप्शन है, इसको काउंट नहीं करेंगे, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। ओके, नेक्स्ट होता है जो कॉन्जुगेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, लेकिन इसमें देखो कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं, ये नॉर्मल आपका sp3 कार्बन है। देखो sp3 कार्बन मतलब काम खत्म, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे भी आपका sp3 है, नॉट एरोमेटिक, है ना। समझे।